नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम उस जमाने के बारे में कैसे जानते हैं जिसका कोई सीधा साधा लिखा हुआ इतिहास मिलता ही नहीं है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि इतिहास अक्सर उन जगहों पे छिपा होता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतिहास छिपता कहाँ है? ये सवाल सच कहूं तो हम सबको एक जासूस बना देता है ना? जैसे हम धूल भरी किताबों और पुरानी कहानियों के बीच कोई सुराग ढूंढ रहे हों। खासकर जब बात आती है प्राचीन भारत की, तो जवाब हमेशा इतिहास की मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता। असल में इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस दौर के आप कह सकते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या सरकारी दस्तावेज बहुत ही कम हैं। तो फिर सवाल ये है कि इतिहासकार करते क्या हैं? वो उन सोर्सेस की तरफ देखते हैं जिनके बारे में आमतौर पर कोई सोचता भी नहीं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये अनलाइकली सोर्सेज आखिर है क्या। और जानते हैं सबसे बड़े सुराग कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं धार्मिक साहित्य में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही पवित्र ग्रंथ जिन्हें हम अक्सर सिर्फ पूजा पाठ या कहानियों से जोड़कर देखते हैं, असल में वही गुजरे जमाने के ऐतिहासिक रहस्यों की चाबी हैं। तो चलिए अपनी इस जासूसी की शुरुआत करते हैं बौद्ध धार्मिक ग्रंथों से। देखते हैं कि इनमें हमें अपने समय के बारे में क्या कुछ पता चलता है। अब देखिए, बौद्ध साहित्य जैसे कि त्रिपिटक ये सिर्फ धार्मिक उपदेशों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने समय के समाज, राजनीति और रोजमर्रा की घटनाओं के बारे में इतनी कीमती जानकारी सहेज कर रखते हैं कि ये एक तरह से टाइम कैप्सूल का काम करते हैं। ये कुछ सबसे जरूरी बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटक तो खैर हैं ही, लेकिन जातक कथाओं को देखिए। ये हमें उस समय के आम लोगों की जिंदगी की एक झलक देती हैं। और फिर श्रीलंका के महावंश और दीपवंश जैसे ग्रंथ हैं जो हमें राजाओं और पूरे के पूरे राजवंशों का एक डिटेल्ड ब्यौरा देते हैं। तो ये ग्रंथ हमें सीधे इतिहास से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, जैसे महावंश और जातक कथाएं हैं, इनसे हमें भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ठीक वैसे ही बुद्ध चरित जैसे ग्रंथ हमें कुषाण काल के बारे में कितनी ही अहम बातें बताते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, एक अच्छा जासूस कभी एक ही सुराग पर भरोसा नहीं करता, है ना? इतिहासकारों का भी यही काम है। वो अलग अलग सोर्सेस से मिली जानकारी को कंफर्म करते हैं, और यहीं पर जैन साहित्य हमारी कहानी में एंट्री लेता है। जैन ग्रंथ हमें जानकारी की एक और बहुत ही जरूरी लेयर देते हैं। ये न सिर्फ बौद्ध ग्रंथों में मिली बातों को कंफर्म करते हैं, बल्कि कई बार तो हमें ऐसी नई और अनोखी बातें भी बता जाते हैं जो और कहीं मिलती ही नहीं है। जरा इस तुलना को देखिए, कितनी दिलचस्प है। जहां बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं जैन ग्रंथ हमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे दूसरे बड़े राजाओं के बारे में बताते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र दोनों में है। इसी को कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, और यही वो चीज है जो किसी भी ऐतिहासिक दावे को पुख्ता बनाती है। और एक बात, जैन साहित्य सिर्फ धर्म या राजा महाराजाओं के बारे में ही नहीं है। अरे ये तो अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। इसमें आपको प्राचीन ग्रामर, फिलॉसफी, लाइफ साइंसेज और यहां तक कि संगीत जैसे सब्जेक्ट्स पर भी लिखा मिलेगा। मतलब ये हमें उस पूरे युग की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। तो ठीक है, हमारे पास अब अलग अलग सुराग हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथों से, कुछ जैन ग्रंथों से। लेकिन सवाल यह है कि इतिहासकार इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते कैसे हैं। आइए अब ये समझते हैं। इसे एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। पहला कदम, जासूस की तरह ऐसी जगहों पर सुराग खोजो जहां कोई उम्मीद न करे, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ। दूसरा कदम, अलग अलग सोर्सेस से मिली जानकारी को एक दूसरे से मिलाओ, मतलब क्रॉस रेफरेंस करो, देखो कि क्या बातें मैच कर रही हैं। और तीसरा और आखिरी कदम, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा साफ तस्वीर बनाओ। तो निचोड़ ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमें उस समय की संस्कृति के बारे में और उस दौर के बड़े बड़े राजाओं के बारे में ठोस, फैक्चुअल, ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो ये है कि धार्मिक ग्रंथ सिर्फ आस्था के दस्तावेज नहीं होते। असल में वो तो अतीत में झांकने वाली कीमती खिड़कियां हैं, जो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जिसे हम शायद कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज की हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, हमारे ब्लॉग्स या हमारी चैट्स, इनमें से कौन सी चीजें
कल के इतिहासकारों के लिए इतिहास का सबसे अनोखा, सबसे अनएक्सपेक्टेड सोर्स बनेंगी। सोचने वाली बात है ना?